नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक छोंकर और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड राजस्थान। आज हमारे साथ हैं भरतपुर की नदबई से प्रधान और पूर्व में रहे उप प्रधान भूपेंद्र सिंह जी। इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं इनकी जीवन के बारे में और बातें करेंगे, क्या इन्होंने कार्य किए अपने कार्यकाल में और जो भी चल रहा है आजकल। नमस्कार सर। नमस्कार। आप पहले तो अपने बारे में बताएं कि आपका पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ। आप एक तो यंग आइकन हैं नदबई की विधानसभा के लोगों के लिए, और फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद आपने क्या क्या कार्य किए हैं या आप किन किन पदों पर रहे हैं। वैसे तो मैं बताऊं, मेरी एजुकेशन जो हुई है, माइक यहाँ तो थोड़ा सा ऊपर लगा लें, थोड़ा सा तेज। स्कूली एजुकेशन मेरी नदबई में हुई है और ग्रेजुएशन मेरी जयपुर से हुई है जी। स्कूली एजुकेशन में भी राजनीति का शौक रहा। उसके बाद कॉलेज एजुकेशन में भी राजनीति का शौक रहा। लेकिन उस समय आपको याद हो तो 2005 से लेकर 2007-08 तक यूनिवर्सिटी के चुनाव बंद हुए थे जी। और 2007 में ग्रेजुएशन करके मैं वापस नदबई आ गया था। तो पारिवारिक राजनीति तो आप भी जान रहे हैं पहले से ही है। मेरे दादाजी सरपंच रहे, मेरे पिताजी पहले प्रधान रहे हैं, बीच में एमएलए का चुनाव भी लड़ा उन्होंने 2 बार जी। उसके बाद 2007 में लौटने के बाद घर रहा, पिताजी के साथ रहा। 2011 में एक बहुत ही दुखद घटना हुई हमारे परिवार के साथ। पिताजी मेरे उस समय नहीं रहे जी। उसके बाद यहाँ नदबई की जनता ने, कांगड़ी की जनता और सभी आसपास की जनता ने, मेरे परिवार ने, महाराज साहब ने, सबने निर्णय लेके मुझे उस समय पिताजी के बाद निर्विरोध पंचायत समिति सदस्य बनाया और उसके बाद उप प्रधानी का पद का चार्ज मेरे पास आया जी। पिताजी के साथ कुछ समय व्यतीत किया मैंने राजनीति में। 2010 से मैं ग्राउंड लेवल की राजनीति पे आया। पहले छात्र की राजनीति चलती थी। उसके बाद में 2010 में पंचायती राज के जो चुनाव हुए तो उसमें मैं मेरे पिताजी के साथ एक सीट पर रहा। उन्होंने दायित्व दिया, वो निभाने का प्रयास किया। 5 से मेरी माताजी चुनाव जीत के आई और 2010 में वो प्रधान बनी और मेरे पिताजी उप प्रधान बने थे जी। और 2011 में उनके एक्सपायर होने के बाद मैं फिर उस सीट पे आया, उप प्रधान के पद पे आया जी। तो पंचायत समिति का या प्रधान का क्या कार्य होता है, क्योंकि जो आम जनता है उनको सिर्फ इतना पता है कि ये प्रधान हैं, ये सरपंच हैं या ये एमएलए हैं, उनको उनकी कार्यशैली का नहीं पता। क्या काम पंचायत समिति करती है, कैसे पंचायत समिति जिला परिषद और पंचायत के बीच का एक ब्रिज है, क्या काम करती है। देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि राज्य में सबसे बड़ी राजनीति विधानसभा होती है, असेंबली होती है जी। क्योंकि जितने भी कानून पास किए जाते हैं, जितने भी कार्य किए जाते हैं, वो असेंबली के द्वारा पारित किए जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी पार्ट में पंचायती राज की ये जो 3 संस्थाएं हैं, चाहे आप जिला परिषद उठा लीजिए, चाहे आप पंचायत समिति उठा लीजिए और चाहे आप ग्राम पंचायत उठा लीजिए, जी। सरकार के द्वारा विधानसभा में या किसी भी सर्कुलर के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है जी, उसको आगे के लिए अग्रेसित करने के लिए हमें कुछ पार्टों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारा एक पार्ट है पंचायती राज और एक पार्ट है स्वायत्त शासन। बिल्कुल। तो पंचायती राज का जो शासन है उसमें 3 पार्ट है हमारे, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। बिल्कुल। जितनी भी योजनाएं, जितनी भी कार्यशैलियां सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, उन्हें जनता तक पहुंचाने का, उन्हें पुरजोर तरीके से क्षेत्र में फैलाने का जो कार्य किया जाता है वो इन 3 बॉडियों के द्वारा किया जाता है। चाहे वो विकास कार्य हों, चाहे वो सरकार की नीति हो, चाहे सरकार की योजनाएं हों,
उन सब का जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, वहाँ हिस्सेदारी पंचायत समिति की और ग्राम पंचायत की और जिला परिषद की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम आते हैं, मैं पंचायत समिति स्तर पर बैठा हूँ, तो पंचायत समिति स्तर पे जितना भी एमएलए, एमपी, कोई भी वर्ग विकास कार्य आएगा तो उसकी मॉनिटरिंग का कार्य पंचायत समिति के पास रहता है। बिल्कुल। वर्किंग पावर विधायक हैं, एमपी हैं, लेकिन उसे क्षेत्र में इम्प्लीमेंट के लिए एजेंसियां बनाई जाती हैं, पंचायत समिति एजेंसी या ग्राम पंचायत एजेंसी। तो उसे जमीनी स्तर पर लाने के लिए इन दो वर्किंग एजेंसियों के द्वारा काम किया जाता है। ठीक है। तो पंचायत समिति का मेरा महत्व यह है कि पंचायत समिति का बहुत एक बड़ा महत्व है, क्योंकि क्षेत्र में अगर सुविधाएं पहुंचानी है या योजनाएं पहुंचानी है तो उसमें सबसे बड़ा कारगर जो रोल निभाती है वो पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें निभाती हैं। जी, क्योंकि भारत किसानों का देश है। हर ग्राम पंचायत में अभी सरपंची के इलेक्शन भी होने हैं। काफ़ी समय से राजस्थान की जो सरकार है उसको खींचे जा रही है, पर इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद जो सरकार अभी इलेक्शन कराने की जो बातें हो रही हैं ये निरंतर लेट होती जा रही हैं। बिल्कुल। इनका लेट होने से जो पंचायत समिति की या सरपंचों का जो टेन्योर बढ़ाया गया है, ये पंचायत समिति के लिए या किसी भी सरपंच के लिए ये मतलब अच्छी चीज़ है या बेकार चीज़ है? देखिए, ये एक समय पर आपको ध्यान हो तो परसिमन कांग्रेस की सरकार में भी किया गया था। बिल्कुल। और परसिमन होते होते कुछ ऐसी मिस्टेक प्रॉब्लम्स हुई थी जिससे लोग कोर्ट में चले गए थे। जी। अब कोर्ट में जाने के बाद जो चुनाव प्रक्रिया थी, चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा कर दी, लेकिन जिन जगहों पे उन चीजों का अटकलबाजी नहीं हो पाई या हम कहें वो चीजें सुचारू रूप से चली, उन जगहों पे सरकार के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करा दिए गए। बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही परसिमन की चीजें सुलझी तो वक्त लेते लेते सरकार ने वो चुनाव कराए। अब मैं मेरे ही स्तर पे बात करूं तो 2020 जनवरी 2020 में हमारे नदवई के ग्राम पंचायत के चुनाव हो चुके थे। जी। और मेरा इलेक्शन 6 सितंबर 2021 को हुआ प्रधानी का। जी। तो वो एक पार्ट ऑफ मेरा मानना ये है कि परसिमन के अंतर्गत जो पार्ट प्ले हुआ उसमें कुछ कमियां रह गई और उस कमियों को दूर करते करते आज तक वो परसिमन चलता आ रहा है। आज बीजेपी की सरकार ने भी परसिमन किया है ग्राम पंचायतों का। जो पहले गलत हुआ जिस तरीके से हुआ, आज सरकार ने ग्राम पंचायतों का विस्तार किया है, परसिमन किया है। कई बहुत सारी जगहों पे पंचायतें बढ़ने की भी खबर आ रही है, कहीं पंचायतें कम होने की भी खबर होती है। लेकिन मेरा मानना है कि पंचायतें जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो पंचायतें भी बढ़ेंगी। बिल्कुल। तो ये पंचायतें बढ़ने की जो प्रक्रिया चल रही है, जब तक ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तो आप चुनाव नहीं करा सकते हो। बिल्कुल। और जिस दिन ये प्रक्रिया हमें सुनने में आ रहा है कि सरकार के द्वारा बहुत जल्द ये प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है और उसके बाद चुनाव कराया जाएगा। जी। तो जिस दिन ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, मेरा मानना है राज्य सरकार, चुनाव आयोग निश्चित ही चुनाव कराएंगे। ठीक है। आप पहले कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी आपने ज्वाइन की, तो ये पार्टी पॉलिटिक्स, जब आप पार्टी कोई भी चेंज करते हैं या कोई भी पार्टी में आप रहे तो आप उनके सिद्धांतों के साथ पार्टियों में गए या आपने या जनता ने किसी भी चीज़ को देखकर किस तरीके से पार्टी आपने चेंज की, या मतलब क्या आइडियोलॉजी रही पार्टी चेंज करने के पीछे? देखिए, पार्टी में मैंने कई साल मैंने कांग्रेस पार्टी में वर्क किया है। मेरे पिताजी के जाने के बाद कांग्रेस के सिंबल पे ही मैं उप प्रधान बना था। उसके बाद मैंने 2013 में कांग्रेस का टिकट मांगा, 2018 में मैंने कांग्रेस का टिकट मांगा विधानसभा का। किन्हीं कारणों बस मुझे टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन जनता ने मेरा पुरजोर तरीके से 2013 और 18 में टिकट मांगने के लिए अच्छा समर्थन दिया, अपनी आवाज़ बुलंद की। अब मैं कह नहीं सकता कि
किन्हीं कारणों से मुझे टिकट नहीं मिल पाया। अब 2018 का इलेक्शन आप उठा के देखिए। 2018 के इलेक्शन में हमारे यहाँ से नदबई विधानसभा से बीजेपी से कृष्ण कौर दीपा जी थी जी, आपके कांग्रेस से हिमांशु जी थे, और आपके बसपा से जोगिंदर सिंह अवाना जी थे जी, और निर्दलीय भी कुछ प्रत्याशी थे। तो उस समय बसपा का से जो कैंडिडेट लड़े जोगिंदर सिंह अवाना जी, वो चुनाव जीते नदबई विधानसभा से कुछ वोटों से, 3,500-4 हजार वोटों से वो चुनाव जीते थे। लेकिन आपको याद हो तो 2 साल बाद कांग्रेस की आपसी कलह की वजह से कांग्रेस पार्टी का विघटन भी बहुत चीजें सुनने को हमें मिली। बिल्कुल। उस समय मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं था, मैं बीजेपी में नहीं था। तो उस समय जोगिंदर सिंह अवाना और उनके साथी कांग्रेस में शामिल हुए। बिल्कुल। उसके बाद वो कांग्रेस ही हुए। बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे मेरे विचारों में और जोगिंदर सिंह अवाना जो हमारे पूर्व विधायक थे उनके विचारों में कभी मेल नहीं खा पाया जी। और जब विचारों का मेल नहीं खाता तो मेरा मानना यह है कि व्यक्ति एक दूसरे की जब विचारधारा ही नहीं मिल पाएगी तो आदमी एक साथ बैठ नहीं पाएगा। बिल्कुल। और एक साथ बैठ नहीं पाएगा तो उस समय वो कांग्रेसी होने के नाते से वो सिंबल कांग्रेस का किसी और को दिया गया, मुझे वो सिंबल प्रधानी का नहीं दिया गया जी। मैं तो जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से, और आपने 6 सितंबर 2021 की जो नदबई की जनता ने मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर जो आशीर्वाद दिखाया और जो नदबई की जनता ने जो हुजूम के साथ इस नदबई की धरती पर धरा पर वो लोग इकट्ठे हुए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको फिर एक बार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस ताकत के साथ उन्होंने मुझे इस पंचायत समिति प्रधान के पद पर सुशोभित किया। मैं कितना भी नदबई की जनता के लिए कर लूं लेकिन उस दिन को कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि उस दिन जो संघर्ष था वो संघर्ष मेरा मानना है कि वो जनता का और किसी ऐसे व्यक्ति का था जो 5 साल नदबई को लूट के गया था। तो अगर आपकी सिर्फ पार्टी में एक आदमी से नहीं बनने के ऊपर आपने पार्टी का छोड़ने का कह रहे हो आप, मैं बात कर रहा हूँ किस आइडियोलॉजी को लेके। एक बीजेपी एक अलग आइडियोलॉजी पे काम करती है, बीजेपी के जो आइडियल्स हैं वो अलग हैं। बीजेपी कई सारी मामलों में कांग्रेस का विरोध जिनमें करती है उनमें हो सकता है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से ही अलग अलग पार्टियां होती हैं। मैं सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। ये जो आपने बताया ये तो चलो आपका किसी व्यक्ति से मतभेद हुआ, वो मेरा व्यक्ति से मतभेद नहीं था जी। मैं आपको यही चीज मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, पार्टी के सिद्धांतों को लेके हम चले जी। लेकिन एक व्यक्ति अपनी सोच को लेके पार्टी के सिद्धांतों को दरकिनार करता है जी, और दरकिनार करने के बाद में हमने पार्टी के लिए 10 साल दिए, लेकिन केवल एक व्यक्ति के कारण उन सिद्धांतों को हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और उसके बाद बीजेपी पार्टी ने हमें, मैं तो कहता हूं, टच किया, अपने सिद्धांतों के बारे में हमें बताया जी। तो मुझे उस वक्त ये लगा कि जिस पार्टी के लिए मैंने 10 साल अपना जीवन दिया है जी, उस पार्टी को कम से कम सिद्धांतों को देखते हुए ये चीज तो देखनी चाहिए थी कि आपके यहाँ विगत 2010 में भी मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, बिल्कुल 2015 में भी मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, बिल्कुल, और 2021 का जो इलेक्शन था शायद मैं कांग्रेस से ही चुनाव लड़ता, उसी विचारधारा को लेके मैं साथ चलता, लेकिन विचारधारा ही सामने नहीं आई ना। उस व्यक्ति के द्वारा आइडियोलॉजी में मैं क्या बताऊं, जब जिस पार्टी का विधायक किसी और सिस्टम को लेके चल रहा है, मैं वो आपकी मीडिया आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी वो उससे अलाइन नहीं हो रही थी। ठीक है।
फिर अपन बीजेपी में गए तो बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से हमें प्रमोट किया, हमें सारी चीजें दी, क्योंकि मेरा मानना है सरकार हर व्यक्ति के लिए बहुत सारे कार्य करती है और विकास के कार्य करती है। आइडियोलॉजी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिमिलर भी हो जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग होती हैं। बिल्कुल। तो आपको लगभग 5 साल से अधिक समय हो गया है प्रधान के पद पर रहते हुए। आपने क्या क्या काम ऐसे किए होंगे जिनको आप कह सकते हैं कि मैंने ये काम करवाए हैं? कोई भी आप अगर 5 काम बताएं, जैसे कि नरेगा को लेके जो स्कीम चल रही है, या प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, कितने लोगों के कोई घर बनवाए या सड़कें बनवाई जिससे ग्रामीण लोगों को फायदा हुआ हो, या पंचायत समिति ने ऐसे क्या कार्य किए कि किसी भी ग्राम पंचायत के किसान को, सदस्य को आप पर्टिकुलरली ये कह सकें कि हमारी पंचायत समिति ने ये काम करवाया और इनको ये फायदे हुए? देखिए, नरेगा के द्वारा जितना वर्गस प्रयास हम करते हैं, हर व्यक्ति को गवर्नमेंट चाहती है 100 से 150 दिन का रोजगार दिया जाए और सारी चीजें प्रक्रिया की जाए। तो हमारी नदबई टीम के द्वारा, हमारी पंचायत समिति के द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये किया जाता है कि नरेगा के द्वारा हम हमारे जितने भी भाई बंधु, हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के हैं, चाहे अपर कास्ट के हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हैं, उन सबको एक मौका मिले, कार्य करने का मौका मिले। ठीक है। आपकी PMKY योजना है, तो उस PMKY योजना में हमने पहले कार्यकाल में बहुत सारे जिन लोगों के पास निराश्रित थे, जिन लोगों के पास मकान नहीं थे, पक्के मकान नहीं थे, उनको पक्के मकान दिलाने का भी कार्य किया। उस समय तकरीबन 245 के करीब मैं 2010 से 15 की बात कर रहा हूँ जी। उसके बाद 2015 में मैं प्रधान नहीं रहा जी। उसके उसके बाद में व्यक्ति से अगर देखा जाए तो कुछ महीनों पहले PMKY की योजना खुली है और हमने जिन गांवों में जो व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है, हमने पूर्ण प्रयास ये किया है कि हर व्यक्ति को PMKY योजना का लाभ दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास का। जी। और इसमें जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा शिथिलताएं की जा रही हैं, तो हमने उन पे भी पूरा गौर किया है कि कोई भी व्यक्ति उन शिथिलताओं को लेते हुए भी उसमें पास हो जाए। और इस योजना से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ग्राउंड लेवल तक इस योजना को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हम भी यही प्रयास करते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो इस चीज से वंचित रह जाए। और बाकायदा अगर कोई व्यक्ति कहीं भी अगर वंचित रह जाता है, वो मेरे से मिलता है या मेरे वीडियो साहब से मिलता है, तो हम प्रयास यही करते हैं कि साथ के साथ उसका नाम जोड़ा जाए और उसे तुरंत भेजा जाए, जिससे वो वंचित ना रह जाए। अब अपन विकास कार्यों की बात करें तो पंचायत समिति में जितना फंड आता है, उस फंड के हिसाब से तो ग्राम पंचायतों में जहां सड़क खराब होने की हमें शिकायत मिलती है या और सारी चीजें हमें मिलती हैं, तो हम पूर्ण प्रयास यही करते हैं कि उस गांव में, क्योंकि व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का हो या अपर कास्ट का हो, सड़कें एक ऐसी चीज है जिसपे हर व्यक्ति चलेगा। मूलभूत सुविधाएं तो सब जगह होनी चाहिए। मूलभूत सुविधाएं, पानी, ये सारी चीजें तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति की आवश्यकता की मूलभूत चीजें हैं। बिल्कुल। और हम प्रयास यही करते हैं कि जिन जगहों से हमें शिकायत मिलती है, हम कभी टूर पे जाते हैं, हम कहीं देखते हैं कि यहाँ अति आवश्यक है, यहाँ इस काम को करा दिया जाए, तो हम प्रायोरिटी उसी काम की लेते हैं कि सबसे पहले ये काम कराया जाए। तो इस तरीके से मैंने ग्राम पंचायतों में भी काफी फंड दिया है। पंचायत समिति, मैं आपको थोड़ा सा इतना भी बता दूं कि पंचायत समिति खुद वर्क नहीं कराती जी। हमें जो फंड आता है, हम ग्राम पंचायतों को फंड देते हैं। बिल्कुल। तो हम प्रयास यही करते हैं कि ग्राम पंचायत गुणवत्ता के द्वारा अच्छी उसके द्वारा इन कार्यों को पूर्ण करे और हमारी भी मॉनिटरिंग रहती है। जी। अब आने वाले चुनावों में प्रधानी के भी होंगे, सरपंची के भी चुनाव होंगे, आप क्या चाहेंगे कि लोग पार्टी को देख के वोट दें, लोगों को देख के वोट दें, या किस तरीके से वोट दें? क्योंकि भारत जो है एक ऐसा देश है जिसमें हर साल करीबों हर चुनाव के दौरान, अभी क्योंकि बढ़ता हुआ देश है, तो लाखों की संख्या में जो फर्स्ट वोटर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो होते हैं, वो लाखों की संख्या में हर विधानसभा में, हर पंचायत में हजारों की संख्या में वो जुड़ रहे हैं।
तो वो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो किस चीज को देख के वोट करे कि भाई कोई भी सरपंच पद प्रत्याशी हो, प्रधान हो, एमएलए हो, एमपी हो, किन चीजों को देख के वोट करना चाहिए? लोगों को, पार्टी को, या किसी के पुराने जो कार्य कराए गए हैं उनके द्वारा उन चीजों? देखिए, मैं आपको निवेदन करूं कि हमारे राजस्थान में जो सरपंच चुनाव होते हैं, पंचायत सरपंच चुनाव होते हैं, वो कभी पार्टी लेवल के चुनाव नहीं होते। बिल्कुल। ना तो यहाँ सिंबल दिया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी ग्राम पंचायत है, वो ग्राम पंचायत के नवीन जो वोटर्स हैं, वो पहले ये तय करें कि आने वाला व्यक्ति हमारे गांव के विकास के लिए क्या क्या कर सकता है। उसकी दूरगामी सोच का परीक्षण करें, उनकी और सारी चीजों का वो साथ लेके चलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो नए वोटर्स हैं या पुराने वोटर्स हैं, मैं तो सबकी बात करता हूं, क्योंकि नए वोटर्स जो आएंगे वो पुराने वोटर्स से भी बात करेंगे। बिल्कुल। और जब जब सब मिलकर किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स हर गांव में है, हर जगह पे है, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक स्वच्छ व्यक्ति को चुने, एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो गांव की तरफ सोचे, गांव के विकास की तरफ सोचे और गांव के लोगों के हित के बारे में सोचे। हम अभी जब पहले बैठे थे तो हम 21 तारीख के बारे में बात कर रहे थे। 21 सितंबर को जो मोती महल पे झंडा लगाने वाली बातें जो चल रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो भरतपुर राज परिवार के सदस्य हैं अनिरुद्ध सिंह, उनका कहना है कि मोती महल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और अगर कोई भी झंडा जो एंटी नेशनल नहीं है, कोई और किसी चीज को नहीं दर्शा रहा है, तो वो कोई भी झंडा अपने महल पे लगा सकते हैं। तो उस चीज को लेके पूरी समस्त सरदारी या कोई भी जो पार्टी पॉलिटिक्स के लोग हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उनको उस झंडे को लेके वो प्रेशर बनाया जा रहा है? देखिए, मैं निवेदन करूं आपसे, ये घटना पिछले 4-4.5 साल से हमारे भरतपुर में चली आ रही है। और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री घमंडी सिंह जी, विश्वेंद्र सिंह जी के बहुत ही निकटतम व्यक्ति रहे जी, और मैं भी उनके काफी निकटतम रहा। लेकिन हर व्यक्ति ये सोचता है कि जब घर की और परिवार की कोई विवाद चल रहा है, चाहे वो छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, तो हर व्यक्ति यही सोचता है कि परिवार का विवाद है और परिवार में ही सुलझ जाए तो वो ज्यादा बेहतर चीज है। बिल्कुल। तो लोगों ने उस चीज को कभी भी परिवार से हटा के नहीं देखा उस चीज को, और वो चीजें 4 साल 4.5 साल तक चलती रही। उस चीजें हमें भी सुनने को मिली, लेकिन हम केवल सुन ही पाते थे, उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पारिवारिक मसला था और दर्द भी होता है जब किसी व्यक्ति से आप जुड़े हुए होते हैं और उसके साथ कुछ घटनाएं, कुछ वाकया होता है। तो आज मेरे परिवार के साथ में अगर कोई वाकया हो और मेरे से जुड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति हो तो उसे भी दर्द होगा। बिल्कुल। अब आप जो 21 तारीख वाली घटना की बात कर रहे हो, इस 21 तारीख की घटना को आप प्रॉपरली जान भी चुके होंगे, क्योंकि आपने भी कई जगह सुना होगा कि ये जो मुद्दा उठा हुआ है, ये झंडे का मुद्दा है। बिल्कुल। मैं कल रात को ही कुमार अनिरुद्ध सिंह जी की पंजाब केसरी की कोई इंटरव्यू दिया है उन्होंने, तो उस इंटरव्यू में मैं कुछ उनकी चीजें सुन रहा था उस इंटरव्यू पे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो पूर्वज थे, मैं मानता हूं कि आज पहले राजतंत्र था, आज प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में आके ये आपकी निजी प्रॉपर्टी दर्शाई जा रही है और आपकी निजी प्रॉपर्टी बनी हुई है। लेकिन मेरा और इस भरतपुर की जनता का थोड़ा सा ये मानना है कि आपसे पहले जो पूर्वज थे उन्होंने इस झंडे को क्यों नहीं उतारा। आपको ही ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि इस झंडे को उतार दिया जाए। आप कहते हो ये युद्ध का झंडा था, अब कौन से युद्ध होते हैं, लेकिन युद्ध तो राजतंत्र जब से खत्म हुआ तब से ही युद्ध बंद हो गए। बिल्कुल। महाराजा विजेंद्र सिंह जी ने भी इस झंडे को नहीं उतारा, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने भी इस झंडे को नहीं उतारा।
तो उनको भी, और सबसे बड़ी घटना मैं आपको बता दूं, 1985 में शिवचरण माथुर जी जब कांग्रेस के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे जी, और वो घटना बहुत ही राजस्थान में और क्या पूरे देश में बहुत विकराल रूप ली थी वो भरतपुर में, कि महाराजा राजा मानसिंह जी ने उस झंडे के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, शहादत दे दी। तो उस झंडे में ऐसा क्या था कि जो राजा मानसिंह जी ने अपने आप को कुर्बान कर दिया? आप ही के तो पूर्वज हैं। मैं तो यही क्वेश्चन रखना चाहूंगा कि वो आप ही के तो पूर्वज थे। बिल्कुल, आप उन्हीं के वंशज हो। जो आप इस प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार जमा रहे हो, तो उसी हैसियत से आप अधिकार जमा रहे हो कि आप इस राज घराने के एक वंशज हो जी। अगर आप राज घराने के वंशज नहीं होते तो आप इस प्रॉपर्टी पे कैसे अपना अधिकार जमाते? बिल्कुल। कुमार अनिरुद्ध सिंह जी को, अरुण सिंह जी भी, कुमार अनिरुद्ध सिंह जी भी अपनी प्रॉपर्टी देके गए, बहुत सारी प्रॉपर्टी देके गए। बिल्कुल। और आज मैं तो ये कहता हूं कि एक गरीब व्यक्ति का भी थान कहीं अब अगर खेत के बगल में बना दिया जाता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये किसी के देवी देवता का थान है, इसको नहीं हटाया जाए। तो आपने तो जीवन निर्माण से अपने ही पूर्वज की वो समाधि हटा दी। तो आप जिस प्रॉपर्टी पे अधिकार जमाना चाह रहे हो वो प्रॉपर्टी आपके पूर्वजों की है। जीवन निर्माण जो संस्था है, जीवन निर्माण जो संस्था है, वहां से अरुण जी की समाधि हटा दी। ओके। ये जनता को, मतलब मुझे नहीं पता था, जनता का मैं नहीं जानता, ये मेरे को नहीं आइडिया था इस चीज का। ठीक है। और जिन पूर्वजों के नाम पर आप चल रहे हो जी, जिस प्रॉपर्टी के बारे में आप बात करते हो, मोती महल के बारे में बात करते हो, वो राजतंत्र में बनाई हुई एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। और उस समय महाराजा सूरजमल जी हमारे शिरोधार्य थे और आज भी वो हमारे शिरोधार्य हैं। बिल्कुल। उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बनाया। इस 3600 कौमों को मिला के उन्होंने अपनी सेना स्थापित की, अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपनी सारी चीजें स्थापित की। तो क्या इन लोगों की, जो लोग इस राज परिवार से 14 पीढ़ी से जुड़े हुए आए हैं, उनके पूर्वज इस पीढ़ी से जुड़े हुए आए हैं। जब तक राजतंत्र था, आज प्रजातंत्र है। लेकिन राजतंत्र जाने के बाद भी जब प्रजातंत्र आ गया और महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी की पीढ़ी तक आ गई, लेकिन वो लोग आज भी इस परिवार से नहीं डिगे। और आप कहते हो कि मैं राजपूत हूं। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं राजपूत हूं, जादौन वंश से हमारा है। हमें नहीं पता। मैं जाट के घर में पैदा हुआ हूं। सरकार के द्वारा ओबीसी प्रमाण पत्र जब मैं बनवाता हूं तो उस पर मेरा जाट लिखा आता है। जाति जाट लिखी आती है। मेरी जाति जाट लिखी आती है। बिल्कुल। आप कहते हो हमने तो, हमारे पूर्वजों ने तो बेवकूफ बना के राज किया इन लोगों पे। आपके पिताजी ने कई बार वो बता दी कि आप जाके देखिए वहां पे जवार बुर्ज पे जी, सारा का सारा हमारा वो लिखा हुआ है। ठीक है। जब आप अपने आप को इस भरतपुर के लोगों का नहीं मानते, भरतपुर की रियासत को नहीं मानते, भरतपुर के किसी भी सिस्टम को नहीं मानते, लोगों से आपका कोई लगाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भरतपुर की प्रॉपर्टी से आपका ऐसा क्या लगाव है? वो तो महाराजा सूरजमल जी की विरासत है। बिल्कुल। जिसको लोग बचाना चाह रहे हैं। आप प्रॉपर्टी को देख रहे हो केवल, लेकिन प्रॉपर्टी में जिन लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिन लोगों की आत्मीयता जुड़ी हुई है, वो आपको नजर नहीं आती। प्रॉपर्टी से मतलब झंडे से भाई, उस प्रॉपर्टी पे वो झंडा लगा हुआ है। बिल्कुल। उस झंडे में जाने कितने लोगों की, आपके पूर्वजों की भी, हमारे पूर्वजों की भी, भाई इस भरतपुर के जाने कितने लोगों के पूर्वजों की खून मिला हुआ है, पसीना मिला हुआ है। बिल्कुल। आपके बुजुर्गों ने उस झंडे को नहीं उतारा तो आपको ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि उस झंडे को उतारने की आपको आवश्यकता आ गई? सही बात। आप कहते हैं मैंने वो पचरंगी झंडा पुराना भरतपुर का झंडा वो लगाया है। ठीक है, आप उस झंडे को भी उस झंडे के साथ लगा सकते थे, लेकिन उस झंडे को हटाने का आपका क्या औचित्य था?
आपका उस झंडे में ऐसा क्या नजर आया कि ये झंडा हटना चाहिए? जब आपके पूर्वजों ने वो झंडा नहीं हटाया तो आप क्यों हटा रहे हो? क्यों क्यों भरतपुर की जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हो? ठीक है, आपकी पारिवारिक लड़ाई थी, आपकी लड़ाई है, हमें उससे कोई वो नहीं, हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते उसमें, बिल्कुल। लेकिन जहां नेशनल हमारे पूरे लोगों की भावनाओं का जुड़ाव है, भरतपुर के जितने भी आसपास के लोग हो, क्योंकि ये भरतपुर की रियासत बहुत बड़ी रियासत थी, बिल्कुल जाटों की सबसे बड़ी रियासत थी और बहुत लंबाई में फैली हुई रियासत थी जी। तो जब आप भरतपुर से बाहर कहीं जाएंगे, चाहे हरियाणा जाओ, यूपी जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं भी जाइए, तो महाराजा सूरजमल का नाम एक बहुत ही इज्जत से और बहुत ही शान से लिया जाता है जी। और आप अपने ही बुजुर्गों का नाम मिट्टी में मिला रहे हो जी। तो अगर 21 तारीख को जो बातें हो रही हैं कि 21 तारीख को झंडा लगाएंगे, एज मोती महल एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर वो लोग उसका गेट ना खोलें और आप लोग अंदर ना जा पाएं तो फिर क्या करेगी? ये तो समय बताएगा, ये तो जनता बताएगी, मैं क्या डिसीजन दे सकता हूँ उसमें। ओके भाई, मैं इतने बड़े उसमें कुछ बोलने के लिए इतना सक्षम तो नहीं ये जनता का आंदोलन है, आप ये कहना चाहिए? बिल्कुल ठीक। ये मेरा व्यक्तिगत वो नहीं है। हाँ जी। ये मेरे हृदय का एक पीड़ा है जी। जैसे और लोगों की पीड़ा निकल के आ रही है, ऐसी मेरी पीड़ा है। बिल्कुल। बाकी का मेरा व्यक्तिगत ना तो अनुरुद्ध जी से कोई झगड़ा, बिल्कुल। हम तो केवल आज जो मुद्दा उठा हुआ है वो झंडे का है। बिल्कुल। अगर वो उस झंडे को बदल देते हैं तो इस चीज का तो कोई वो पुराना झंडा लग ही जाता है तो हमें क्या दिक्कत है? ठीक है। और इसके अलावा एक आखिरी सवाल कि आपको लगभग 5 साल प्रधान पद पे हो गए, फिर उससे पहले आप प्रधान भी रहे, तो आपका फ्यूचर को लेके क्या कहना है? आप पॉलिटिक्स में क्यों आगे बढ़ना चाहते हो और किस पोस्ट तक आप जाना चाहते हो? देखिए, मैं तो आकांक्षाएं होती होंगी ना, आप नहीं, किसी बात आपकी सही है और मैंने बीच में इंटरव्यू में आपको बताया भी था। और देखिए, मैं बचपन से मेरे पिताजी के साथ रहा, नदवी रहा, और कहते हैं बचपन में कुछ आदमी के ख्वाब हो जाते हैं। तो मेरा कभी भी सरकारी जॉब में और उसमें जाने का कभी था ही नहीं जी। मेरा बचपन से ही राजनीति करने का, मैं मेरे पिताजी को अपना आइकन मानता हूँ। ओके। अपना गुरु मानता हूँ, अपना आइकन मानता हूँ, और उन्हीं के पद चिन्हों पे आज 13 साल से मैं चलता जा रहा हूँ जी। तो प्रयास मैंने 13 में भी किया, 18 में भी किया विरासत को बढ़ाने का, और आगे भी करूंगा बढ़ाने का प्रयास। जनता ने जो प्यार दिया वो सभी लोगों के सामने है, और मैं मेरी जनता को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से नमन करूंगा कि आज 13 साल मेरे पिताजी के जाने के बाद उन्होंने जो प्यार और सम्मान मेरे परिवार को दिया, मुझे दिया, और अपने हाथों पे मुझे रखा। क्योंकि एक छोटा सा, मैं उस समय एक बहुत, यही मान लीजिए कि 22-23 साल का एक बच्चा था जब मैं राजनीति में आया जी। और 22-23 साल का बच्चा शायद ही राजनीति में बहुत कुछ जानता होगा, लेकिन मेरे नदबई क्षेत्र के बुजुर्गों ने, मेरे साथियों ने कभी भी मुझे मेरी राह से डिगने नहीं दिया, सही सलाह दी, सही रास्ते बताए मुझे, और सही रास्तों पर चलने के लिए मुझे प्रेरित भी किया। और आज मैं आपके सामने जो बैठा हूँ वो उन्हीं की देन है, जो मैं आज इस मुकाम पे बैठा हूँ। जी, चलिए, आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा इंटरव्यू? बढ़िया। चलिए, धन्यवाद।